नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। चुनावी आहट और सियासी गर्माहट मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। चुनाव आते आते ही सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनावी सीजन आने वाला है। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें तन गई है। दमोह में मिली जीत के बाद कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश का माहौल उसके पक्ष में आ गया है, तो बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि अब दमोह जैसी चूक न हो। बात चुनावी तैयारियों की करें तो बीजेपी की तरफ से फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, तो कांग्रेस की तरफ से भी कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी आहट और सियासी गर्माहट के इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गर्माहट है। खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों निवाड़ी, रैगांव और जोबट में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना संकट, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मसलों पर आक्रामक कमलनाथ ने अब बढ़ते अपराध और आरक्षण का मुद्दा भी उछालकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर एक साथ कई जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एसटी, एससी वर्ग असुरक्षित है। देश के इतिहास में कभी इतना अत्याचार नहीं हुआ। प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। युवा बेरोजगारी से परेशान है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर हमने भी कदम उठाया था, लेकिन बीजेपी ने मामला उलझा दिया। कमलनाथ ने यह कहा कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और जनता को सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। देखिए, जो बात है छिपी नहीं है। आज जो मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बयान या घोषणा के माध्यम से नहीं कहना। आज जनता गवाह है। आज जनता गवाह है अपना प्रदेश कहाँ है और कहाँ जा रहा है। सर, नेमावर का मुद्दा भी उठाया आपने राज्यपाल के सामने। मैंने तो सब मुद्दे उठाए कि ये तो एक उदाहरण है। ऐसे तो कितने सारे उदाहरण हैं। हाई कोर्ट ने, ग्वालियर ने जजमेंट दिया कि ये सीबीआई को दिया जाए। ये आप सबने देखा। सर, आप पूरा प्रदेश का दौरा करेंगे? सर, पूरे स्टेट का दौरा करने वाले? मैं करूँगा। मैं 11 दिन अस्पताल में था। मुझे निमोनिया हो गया था। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कमलनाथ शिवराज सरकार पर इस तरह हमलावर हैं तो बीजेपी उन्हें बरसाती मेढक यानी सीजनल नेता बता रही है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ की बातों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ को जनता की याद तभी आती है जब चुनाव आते हैं। सारंग ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है और उपचुनाव में सभी सीटों पर उसे ही जीत मिलेगी। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता उस समय भी बैठक कर लेते जब कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में फैला हुआ था। उस समय तो कमलनाथ जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उस समय तो कांग्रेस के विधायक कहीं दिख नहीं रहे थे। अरे, यदि आपको जनता ने विधायक बनाया है तो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं सेवा भी करना चाहिए। कांग्रेस का एक विधायक या कमलनाथ जी बता दें कि कोरोना काल में कांग्रेस ने क्या किया। केवल और केवल राजनीति करना और अब जनता को गुमराह करना। चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का उपचुनाव है, मध्य प्रदेश की जनता ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कांग्रेस को अब कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कांग्रेस भूली बिसरी बातें जैसी ही स्थापित होगी। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश में किस तरह उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। दमोह उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी दमोह जैसी चूक इन चुनावों में नहीं दोहराना चाहती। ऐसे में इन चुनावों में जबरदस्त चुनावी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आज की बात हम इसी पर करेंगे कि उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि इतना अत्याचार इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता परेशान है, पूरी जनता त्रस्त है मध्य प्रदेश की। लेकिन बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, बीजेपी को सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है। वहीं कांग्रेस भी इस पर नहीं चुकी। कांग्रेस बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने भी कहा है कि सिर्फ
कोरोना अब राजनीति करनी आ रही है। कोरोना काल में कांग्रेस कहां गई थी? बैठक उस वक्त करनी थी, लेकिन उस वक्त ना कमलनाथ जी सड़कों पर दिखे जनता के लिए काम करते हुए और ना ही उनके विधायक दिखे। अब आपको बता दें, उपचुनाव होने वाले हैं 3 जगहों पर, जोबट, रेंगाव और निवाड़ी। लेकिन उसके लिए अब दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में अब जुबानी हमला शुरू हो गया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन बीजेपी ने उसे उलझा दिया। चलिए आज की बात इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी से हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले योगेश जी की ओर रुख करूंगी। योगेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात तो की, लेकिन उनका कहना है कि आज जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ इतिहास में जितना अब हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? महामहिम से माननीय कमलनाथ जी की जो भेंट थी वो एक सौजन्य भेंट थी। नेता प्रतिपक्ष के नाते, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कमलनाथ जी का राज्यपाल महोदय से मिलना एक औपचारिकता तो थी ही थी। साथ में उन्होंने बहुत सारे निवेदन जनता के हित में किए, मध्य प्रदेश की जनता के हित में। तो नेमावर कांड हुआ जिसमें 5 आदिवासी बच्चियों को बलात्कार के बाद जमीन के नीचे गाड़ दिए गया, वो महामहिम जी के संज्ञान में लाया गया। महामहिम जी चूंकि खुद भी उसी वर्ग विशेष से आते हैं, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस पर महामहिम जी निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे इस घटना को और सीबीआई जांच की ओर इस प्रकरण को माननीय शिवराज जी से कहेंगे कि इसको अग्रेसित करें। कांग्रेस पार्टी की मांग शुरू से रही है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो उस प्रकरण को उस गंभीरता से नहीं ले रही जितनी गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए था। तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार से भी करी है और आदरणीय महामहिम से भी करी है। एक बात। दूसरी बात रही उपचुनाव की। 3 विधानसभा और 1 खंडवा लोकसभा चुनाव, ये 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। अभी चुनाव आयोग ने कोई डेट तो दी नहीं है, कोई निश्चित तारीख तो आई नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन रिक्त सीटों पर कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जनता के बीच में जाकर शिवराज सरकार की खामियों को उजागर भी करेगी। वो खामियां चाहे कोरोना काल से लेकर हो या जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर हो या वेंटिलेटर से लेकर हो या बेरोजगारी से संबंधित हो या बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल और गैस और बढ़ती हुई महंगाई, खाद्य तेल वगैरह जो अन्य वस्तुएं हैं दैनिक उपभोग की, उनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस के साथ साथ इन क्षेत्रों की जनता भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, और कांग्रेस को दमोह उपचुनाव की भांति अपना पूरा आशीर्वाद देगी और इन निकम्मों को अपनी जगह दिखाएगी। चलिए योगेश जी, आपके पास भी आऊंगी, कमेंट लूंगी, लेकिन हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे कमेंट चाहूंगी। कमलनाथ जी का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हम नहीं उठाया था, लेकिन बीजेपी ने उसे उलझा दिया। अब वो कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, इतना अपराध कभी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि माननीय कमलनाथ जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ हैं और उनका सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करने के साथ साथ ये है कि अब उनकी उम्र दराज हो गए हैं। वो अब उनको दिल्ली में जाकर के अपना बैठना चाहिए और वहीं से बैठ के सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को उनको समझाना चाहिए, कांग्रेस को उनको समझाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को उनको समझाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब बिल्कुल डूबती हुई चली जा रही है। अगर दमोह से एक फुलझड़ी मिली है तो उसके आधार पर खुशी में नहीं बहना चाहिए। और अभी जो आरोप लगा रहे थे कि हम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, आप 1.5 साल रहे, आपने 1.5 साल में 1.5 दर्जन भी जिले नहीं देखे होंगे। पूरा मध्य प्रदेश का दौरा करना चाहिए था। 15 महीने में सरकार से जनता किस प्रकार से परेशान हो गई थी, जबरदस्त तरीके से जनता में कितना आक्रोश का वातावरण हो गया था। अगर कोरोना कार्यकाल इनको पूरा मिला होता तो आज पूरे मध्य प्रदेश की दशा और दुर्दशा ये कांग्रेस के कार्यकाल में बदल गई होती। यानी कितने लोग खत्म हो गए होते, कितने लोग मौत के घाट में चले गए होते। ये ना तो पलंग की व्यवस्था कर पाते, ना इंजेक्शनों की व्यवस्था कर पाते, ना जनता को बचाने की जिम्मेवारी कर सकते थे। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और कोरोना ये दोनों तो अपने मध्य प्रदेश की धरती से गए और देश की धरती से भी जाएंगे। और माननीय कमलनाथ जी से हमारा अनुरोध है कि वो दिल्ली में जाकर अपना रेस्ट करें और कांग्रेस को समझाने का काम करें। लेकिन अभी जो आरोप लगा रहे थे कि
कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग असुरक्षित हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन रात, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति को, लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कोरोना के लिए किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिन रात चिंता की, पूरे हर राज्यों की चिंता की, केंद्र शासित प्रदेशों की चिंता की। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर 52 जिले से 52 जिलों की चिंता की है उन्होंने, और हर प्रकार से आदमी का जान बचाने की चिंता की है। अनुसूचित जाति वर्ग कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में जरूर अपराधों की बाढ़ आ गई थी, झूठी रिपोर्टें दर्ज होती थी, उसके कारण से कई लोगों के ऊपर मुकदमे कायम हो जाते थे। ओबीसी की बात अभी चल रही थी, तो ओबीसी के लिए जब 15 महीने आप रहे, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया, लेकिन हरिशंकर जी, आपको भी लगता है कि जो दमोह की फुलझड़ी उनके पास है, उसी सहारे अब ये मध्य प्रदेश को जीतने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये दमोह की फुलझड़ी के आधार पर मध्य प्रदेश नहीं जीत सकते, क्योंकि सबको पता है कि आप मध्य प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जिन्होंने कोरोना से जीतने का काम किया, लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनने कोरोना के लिए दिन रात चिंता की। प्रदेश का विकास किसने किया? आप भी मान रहे हैं कि सड़कों पर जाल बिछाने का काम किसने किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। लाड़ी लक्ष्मी योजना की बेटी के नाम से सम्मान किसने किया? वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। किसानों, पहले लाइट की कैसी स्थिति थी, लाइट किस प्रकार से आती थी, किस प्रकार से चली जाती थी। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो बंटाधार मुख्यमंत्री की संज्ञा मिली है उनको। जाने के बाद किस प्रकार ऐसी संज्ञा नहीं मिलना चाहिए थी। जनता परेशान हो गई थी उनसे, कांग्रेस से। और आज मध्य प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर समाज वर्ग का भला कर रहे हैं, युवाओं का भला कर रहे हैं, जो बेरोजगार है उनका भी भला कर रहे हैं। हर महीने बेरोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, और बेरोजगार मेलों के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ एक और विकास भी हो रहा है, तो दूसरी ओर जनता को काम देने का भी काम किया जा रहा है। योगेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि खंडवा में चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, हम जीतेंगे। वहां देखना कितनी दशा कांग्रेस की खराब हो गई है। क्या वहां पे कोई नहीं चाहता? जब वो वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, नंदू भैया हमारे चले गए, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनको लोग याद करते हैं कि उन्होंने काम किया है। आज हम आपको बताते हैं पृथ्वीपुर विधानसभा, आज आपको बताते हैं रेगांव विधानसभा, आज हम आपको बताते हैं जोबट विधानसभा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी दमोह में कैसे हार गए हरिशंकर जी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करने में हरिशंकर जी, दमोह में कैसे हार गए? क्योंकि इनके पास भी मुझे आना है, इनसे भी कमेंट लेना है। दमोह में कैसे हार गए? दमोह में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार के लिए चुनाव हुआ, और जो 28 जगह चुनाव हुआ, 19 सीटों पे हम जीते, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तो हम लोगों की गलतियां हुई होंगी, कुछ हम लोग अति उत्साह में थे, इस कारण से हम लोगों ने उस हिसाब से ध्यान नहीं दे पाए। इससे लेकिन आगे आने वाले दमोह की उससे हमें सीख मिली है, हमारी भारतीय जनता पार्टी को सीख मिली है, हमारी सरकार को सीख मिली है, हमारे कार्यकर्ताओं को सीख मिली है, हमें सीख मिली है। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के तो अभी भी तो अति उत्साहित नजर आ रहे हैं आप हरिशंकर जी, ऐसा ना हो कि फिर से वही। हेलो जी बिल्कुल हरिशंकर जी, योगेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। काफी समय से वो मुस्कुरा रहे हैं जब आपने कहा कि कमलनाथ जी को अब दिल्ली जाना चाहिए। योगेश जी ये कह रहे हैं, विश्वास सारंग जी का बयान आया है कि बरसाती मेंढक है, सीजनल नेता है कमलनाथ, कोरोना के टाइम घर पर आराम और चुनाव आते ही सड़कों पर। देखिए बगीचा जी, विश्वास सारंग जी उम्र और तजुर्बे में बहुत छोटे हैं, जितने छोटे हैं उतने ही बदतमीज है। उनको बात करने का मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन बात करने की तमीज उनको रत्ती पर नहीं है। कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता, अभी खटीक जी ने उनकी उम्र का जिक्र किया, अच्छी याद दिलाई। उम्र के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 70 प्लस का फैसला किया था। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और अभी रविशंकर प्रसाद और पता नहीं कितनों को घर बिठा दिया। मोदी जी की उम्र 70 साल हो गई है। 2024 में मोदी जी की उम्र 74 साल हो जाएगी। क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बदला जाएगा भारतीय जनता पार्टी का? मैं माननीय खटीक जी से पूछना चाहूंगा। खटीक जी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, आप अपनी पार्टी में इतने उपेक्षित क्यों नजर आ रहे हैं? आपको कौन सी अहम जिम्मेदारी दी गई है? एक बात तो अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी केवल बखान करती है, कल्याण नहीं करती है। कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के कार्यकाल में, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो आपकी डिबेट का समय कम पड़ जाएगा, मुख्य बिंदुओं पर निगाह डालिए। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा, मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे पूरे प्रदेश की जनता ने सराहा।
और जो सर्वाधिक योगेश जी, हवा में बातें मत कीजिए। अगर अभी मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने मिलावटखोरों पर लगाम कसी, घोटालेबाजों पर कसी, तो आप नहीं मानेंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में काम किया, चलिए उससे गिनाइए। बीजेपी की प्रवक्ता है क्या? योगेश जी, अभी मैंने उनसे सवाल किया, तब तो आपने नहीं कहा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हो कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी ना, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। नहीं, हवा में कैसे बात कर रहे हैं? हमने कमलनाथ जी ने करके दिखाया, भूमाफियों पे शिकंजा कस के दिखाया। आप तो थी भी नहीं उस समय, जो समाचार इंडस्ट्री थी, अभी आई है। आपने चले योगेश जी, ये मुझे मत बताइए कि मैं अभी आई हूँ कि कब आई हूँ, लेकिन 15 महीने का जब कार्यकाल रहा कमलनाथ जी का, तब तो मैं थी। आप मुझे ये बताइए कि कोरोना काल में क्या काम किया? रासुका की कार्रवाई के तहत कई गुंडों को अंदर किया, जिन्हें शिवराज जी ने छोड़ा आने के बाद। कई मिलावटखोरों पे कार्रवाई की। युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत युवाओं में एक उम्मीद जगाई। मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए। शिवराज जी की तरह कांग्रेस के नेता मुंह नहीं चलाते हैं, काम करके दिखाते हैं धरातल पर। हमने 15 महीने में वो काम किया है कि 15 साल बनाम शिवराज जी के 15 महीने, ये कमलनाथ जी के 15 महीने भारी पड़ते हैं उनके ऊपर। आज भी मध्य प्रदेश की जनता इन नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेताओं से, झूठे आश्वासनों से, झूठी घोषणाओं से त्रस्त है, परेशान है। तो आपको ये लगता है कि दमोह सीट आपने जीती तो बाकी सीटें भी आप जीत लेंगे? सुन लीजिए बगीचा जी, सुन लिया करो। हरिशंकर जी को आपने बहुत समय दिया है। चलिए आप कहिए काम नहीं होगा। कहिए योगेश जी, कहिए। 1,70,000 से ज्यादा मौतें कोरोना काल में हुई है। वो पीठ थपथपा रहे खटीक जी, शिवराज जी की। इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है मध्य प्रदेश में? ना रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए, ना ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। लानत है, 16 साल से जो आदमी मुख्यमंत्री है प्रदेश का, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि उस समय त्राही मची हुई थी मध्य प्रदेश में। माननीय पीसी शर्मा जी, जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा जी, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने अपनी सांसद निधि से छिंदवाड़ा में न केवल कोरोना कोविड सेंटर बनाया, बल्कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए। सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने अपनी निधि से शिवराज जी को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए, ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध कराया। 50-50 लाख एक करोड़। योगेश जी, सवाल मैंने हरिशंकर जी से भी पूछा था, तो सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। योगेश जी, सवाल मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। अरे सुन लीजिए योगेश जी, नहीं मेरे पास इतना समय नहीं ना कि मैं सुनती रहूं, मुझे आपसे भी सवाल करना है, मुझे उनके पास भी जाना है। तो आपने बहुत सुना योगेश, मैंने सवाल हरिशंकर जी से भी किया है। योगेश जी, सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपने दमोह सीट जीती है तो क्या आप तीनों सीटें भी जीतेंगे? अभी बात खत्म नहीं हुई है। इन्होंने कहा फुलझड़ी दमोह की फुलझड़ी आगे आने वाले उपचुनावों में धमाका करेगी। देखते रह जाएंगे शिवराज जी, इनकी कुर्सी खतरे में जाएगी। चलिए हरिशंकर जी, आपके पास आ रही हूँ। योगेश जी, आपके पास भी आऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है। हरिशंकर जी, योगेश जी की बातों का जवाब दीजिए। योगेश जी जो अभी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपने आरोप लगाया है हमारे कांग्रेस के मित्र साथी भाई ने, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश का माथा ऊंचा दुनिया में किया, वो हिंदुस्तान की धरती पर कोई नहीं कर पाया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने देश के लिए धारा 370 खत्म की, जो आप पूरे देश के लिए बना के गए थे, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का काम सर्वोच्च न्यायालय का पालन करते हुए कराने का काम किया। 3 तलाक जैसा बिल एक हर समाज वर्ग के लिए, हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए 3 तलाक दिया। एक नेशन एक राशन पेंशन का वो काम किया। वैक्सीनेशन पूरे देश में फ्री लगवाने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया तो हमारे सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ खाद्यान्न पूरे देश की धरती पर 80 करोड़ लोगों को देश की धरती पर फ्री, 2 महीना नहीं, अब तो दीपावली तक फ्री देने का प्रावधान कर दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका आप नरेंद्र मोदी जी को उसमें जा रहे हैं, आपका कांग्रेस का एक भी नेता सामने टिक नहीं पाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने देश का स्वाभिमान जगाने का काम किया, उन्होंने देश का माथा ऊंचा करने का काम किया, देश का नाम दुनिया में किया। और अब वो देश के नेता नहीं है, भूल जाइए आप, वो देश के नेता नहीं है बल्कि दुनिया के नेता हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी। आपको क्या पता, आप बोले थे 1,70,000 मौतें हुई है मध्य प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में। हम आपको बता दें, क्या आपने मुक्ति धाम पूरे मध्य प्रदेश के जो है, क्या वहां पर जितने शमशान घाट है पूरे मध्य प्रदेश की धरती पे, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गिनते रहे? क्या 1,70,000 मौतें हुई हैं? आप क्यों ये झूठे आंकड़े छपा रहे हो, क्यों झूठे आंकड़े बोलते हो?
सच्चाई सामने आना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, तहसील में जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहां पर कितने लोगों की मृत्यु है, सच्चाई जानकारी होना चाहिए। आपने कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया वहां पे, झूठे आरोप लगा देते हो कि 1,70,000 मौतें हुई हैं। आज से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्याप्त पलंग की व्यवस्था की, पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था की। और रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी ने ब्लैक में बेचने का काम किया तो उसके ऊपर भी ऐसा कानून लाने का काम किया कि आज भी वो जेलों के अंदर है। चलिए हरिशंकर जी, इनसे भी कमेंट और एक चीज, झूठे अफवाहें, झूठी यात्रा, झूठी तीर्थ यात्रा के आधार पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक फुलझड़ी इनको दमोह से मिली है, भूल जाए, वो फुलझड़ी अब बुझ गई है। अब अन्य जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और 3 विधानसभा का जो चुनाव है मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में, सुहास भगत जी और हितानंद जी भाई साहब के कुशल निर्देशों में, सम्मानित श्री जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देशों में, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के उसमें हरिशंकर जी इनसे कमेंट ले लेते क्योंकि समय बहुत कम है और काफी समय से उत्तेजित हो रहे हैं योगेश जी जवाब देने के लिए। योगेश जी कहिए जल्दी। देखिए वगीशा जी, खटीक जी ने पूरे नेताओं के नामों का उल्लेख करके ये बता दिया कि बड़े कसीदे पढ़ने के बावजूद भी ये पार्टी में उपेक्षित चल रहे हैं। इनकी उपेक्षा अभी भी भारतीय जनता पार्टी इनको उपलब्ध कर नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो भारत की नाक कटी है ना, वो 70 साल के इतिहास में पूरा विश्व देख रहा है। नरेंद्र मोदी से हमें कोई मुकाबला नहीं करना, कोई कांग्रेस का नेता नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहता। सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री 70 साल में देश को मिला है, जिसके शासनकाल में गंगा जी में लाशें बही हैं। और 1,70,000 मौतें मध्य प्रदेश में मेरे कहने से नहीं हुई, कांग्रेस ने आंकड़े नहीं दिए। प्रमुख मीडिया, प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है, प्रमुख समाचार पत्रों में छपी है ये बात। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, दिन रात परिश्रम किया है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं किया। इनको नहीं पता 1,70,000 के जो आंकड़े लिए हैं जो भूल जाए, सरासर भूल जाए। इन्हें अपने मुक्ति धाम में और समतल भूमि पे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिनती गिनवाने के नहीं लगा था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने मेहनत की है, जो तरीके से हर प्रकार से भोजन पैकेट बांटने का काम किया, धूप में भी हमारे कार्यकर्ता से पसीना बहाने का काम किया। आपने कुछ नहीं किया, इनकी आवाज आपने कुछ नहीं किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, काम किया है। कुछ मेहनत नहीं करिए, भारतीय जनता पार्टी के चोर है जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने इंजेक्शन, शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आप शब्दों का प्रयोग, ऑक्सीजन सिलेंडर, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें तुमसे ज्यादा शब्दों का बोलना आता है। आप शब्दों का प्रयोग नहीं। राम मंदिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, कांग्रेस ने तो लड़वाने का काम किया, लेकिन हमने सर्वोच्च न्यायालय का पालन करके और हमारा मंदिर बनने का काम प्रारंभ हो गया है। आपको कांग्रेस का जो आप हमारे लिए बोल रहे हैं कि शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप बेशरम हो गए हो, चोरी करिए, आप बेशरम हो गए हो, बेशरम। और कांग्रेस महाचोर हो गई है, ठीक है ना, जिसने देश की धरती पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस को उस तरह का काम किया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का काम किया, कांग्रेस ने जाति के आधार पर बांटने का काम किया। आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। चलिए समय बहुत कम है। हरिशंकर जी आप बता दीजिए कि जो 3 सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वो किस आधार पर बीजेपी जीत रही है। योगेश जी जरा शांत रहिए, समय बहुत कम है, उनसे पूछ लीजिए, मैं आपके पास आ होना है। जी वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो देश के लिए किया गया उसके आधार पर हमारे सम्मानित जगत प्रसाद नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नीति और नीति एक है, जो कहते हैं वो करके दिखाते चलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी वहां जीत रही है। योगेश जी आपके पास आ रही है। हरिशंकर जी मेरे पास समय बहुत कम है। नेतृत्व के आधार पर हम सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और पूरा विश्वास है। चलिए अगर आपको विश्वास है कि बीजेपी जीत रही है तो अच्छी बात है। योगेश जी आखिरी कमेंट आपसे ले रही हूँ मैं। योगेश जी जरा शांत रहिए, का काम है, शब्दों का प्रयोग किया अच्छा होना चाहिए। हरिशंकर जी इनसे जवाब लेने दीजिए, मुझे आखिरी कमेंट लेना है इनसे। योगेश जी आखिरी कमेंट का जवाब दीजिए, आप क्यों जीत रहे हैं आप वहाँ पर चुनाव जहाँ पर हो रहे हैं? कोरोना पर नियंत्रण करो, महंगाई पर नियंत्रण। योगेश जी समय बहुत कम था, एक आखिरी कमेंट का जवाब दीजिए वरना मुझे बहस खत्म करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि जो 3 जगह पर चुनाव हो रहे हैं, 3 सीटों पर, वहां कांग्रेस जीत रही है, किस आधार पर जीत रही है, जल्दी से बताइए। देखिए चुनाव जीतने का आधार महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस, खाने के तेल, किराने का सामान और जनता की जेब। आप सस्ता करेंगे, आप शून्य करेंगे, आप सस्ता करेंगे? हम बिल्कुल, हमारी सरकार आएगी, हम बिल्कुल सस्ता कितना करेंगे? चलिए 107 रुपए लीटर है, आप कितना करेंगे? 50 रुपए, 40 रुपए बताइए आप अभी। हाँ देखिए, हमने जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था
तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे। अगर जीएसटी की सर्वाधिक दर 28% प्लस सेस 3% ले ले 33%, तो भी जो पेट्रोल का आज वास्तविक मूल्य है वो 45 से 48 रुपए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बेरोजगार को लेकर अगर मुद्दा उठा रहे हैं और जनता को आप थोड़ा सा राहत देंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ही पार्टियों को विश्वास है कि हम लोग ये उपचुनाव जीतने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के चलते मैं दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ। तो बता दें, चुनावी आहट और सियासी गर्माहट मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। लेकिन जरूरी है जनता को राहत देना। बढ़ती हुई महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, लेकिन अब ये उपचुनाव कौन जीत रहा है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।